आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश का बनवीरापुर गांव सूरज की मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और कलकल बहती नदी गांव के सरहद का काम करते थे। शहर की ओर जाने के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ते पर शिव मंदिर के कुछ दूर बने हरावट घाट को पार करके जाना पड़ता था और दूसरा रास्ता लेने पर आपको आगे 2 किलोमीटर दूर पुल से जाना होता। इस गांव का मुखिया था सुरेश कुमार। सुरेश की उम्र 28 साल थी और वो अपने छोटे भाई और दादाजी के साथ रहता था। सुरेश के पिताजी का देहांत होने के बाद उसने नौकरी ना करते हुए शहर छोड़कर गांव में ही रहकर घर और खेती की जिम्मेदारी संभाली। आज खेत से आने के बाद वो आराम करने बैठा था और बगल में दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी ने उसके छोटे भाई रमेश के बारे में पूछा। अरे रमेश कहाँ रह गया? जी वो नदी के रास्ते शहर गया है घर का सामान लाने। नदी के रास्ते? दादाजी के चेहरे पर चिंता के भाव उमड़ने लगे। हाँ वो रात के खाने का समय हो रहा था तो मैंने उसे छोटे रास्ते जाने को कहा ताकि वो जल्दी वापस आ सके। सुरेश ने जवाब दिया। अरे बेवकूफ़, मैं बचपन से तुम दोनों को उस रास्ते की तरफ जाने से मना करता आया हूँ, फिर भी ऐसी गलती कर दी। दादाजी ने भड़कते हुए कहा। क्या दादाजी, अब हम बच्चे थोड़ी है जो जंगल और नदी के रास्ते से जाने से डरें। सुरेश ने हंसते हुए कहा। तुम नहीं जानते कि उस रास्ते पर कैसी बला है, इसलिए हंस रहे हो। भगवान से दुआ है कि रमेश सही सलामत बस लौट आए, दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा। तभी सुरेश के फोन की घंटी बजी। अस्पताल से कॉल था। उसके भाई की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल से कॉल आते ही वो गाड़ी की ओर भागा और अपनी सेंट्रो कार को पूरी गति से दौड़ा दिया शहर की तरफ। भाई से मिलने की बेचैनी में उसके मन में अनेक विचार आ रहे थे। दादाजी उस नदी वाले रास्ते के बारे में क्या कह रहे थे? उस रास्ते की क्या कहानी थी? ऐसी कौन सी बला है उस डगर में? ये सारे सवालों को मन में लिए वो अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद दादाजी की बात ना मानकर और रमेश को उस रास्ते से भेजकर उसने बड़ी गलती कर दी। उसे याद हुआ कि पिछले महीने ही तो भीम काका के लड़के की भी रहस्यमयी मौत हो गई थी उसी रास्ते पर। उसकी लाश भी नदी के किनारे घाट पर मिली थी। आखिर कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है उस नदी और उस रास्ते में जो अभी तक अनसुलझा है। सुरेश यही सब सोच रहा था। अस्पताल पहुंचकर सुरेश को पता चला कि उसके भाई को गंभीर चोट तो नहीं आई, पर वो अभी बेहोश है। सुरेश ने राहत की सांस ली और रमेश के बगल में जाकर बैठ गया। उसके मन में विचार आया कि बेकार ही डर रहा था। दादाजी की बातों से रमेश तो लापरवाही से ही गाड़ी चला रहा था, हो सकता है इसलिए एक्सीडेंट हो गया हो। 2 दिन बाद रमेश को होश आता है, पर वो कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं था। डॉक्टर बोलते हैं कि उसे सदमा लगा है, कुछ समय में आराम हो जाएगा, फिलहाल इसे घर ले जाइए। रमेश अब घर आ चुका था और 2 दिन आराम करने के बाद उसकी हालत बेहतर थी। सुरेश उसके कमरे में आता है और उसे देखकर राहत महसूस करता है। दूसरे दिन रमेश की हालत में बहुत सुधार हो चुका था और सुरेश उसके पास आकर बैठता है।
उसे हादसे के बारे में पूछता है। रमेश दिमाग पर जोर डालता है और उस हादसे को याद कर सिहर उठता है। उसका भाई उसे संभालता है और उसे डरने का कारण पूछता है तो रमेश बोलना शुरू करता है। उस दिन मैं नदी के रास्ते बाजार को निकला। तभी नदी किनारे एक बूढ़े बाबा मिल गए। वेशभूषा से कोई सिद्ध सन्यासी लग रहे थे। उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। कहा, तुम नदी पार करके बेमतलब की मुसीबत मोल ले लोगे। तुम नहीं जानते इस नदी को और ना ही इस रास्ते को। ये बड़ा मनहूस है बच्चा। खैरियत चाहते हो तो रास्ता बदल लो और घर लौट जाओ। मैंने उसको अनसुना कर दिया और हंसते हुए आगे बढ़ गया। बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बाबा की बातों को अनसुना कर मैं नदी की ओर बढ़ गया और वहाँ से शहर जाने वाली डगर पकड़ ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर जंगल की शुरुआत हो चुकी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो, पर मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि बाबा की बातों में आकर मैं भी भ्रम में फंस रहा हूँ। अब मैं बाइक को धीमी कर सुनसान रास्ते के मौज लेते हुए शहर की ओर बढ़ रहा था। प्रकृति अपने जलवे बिखेरे हुए थे और मन ही मन मैं गीत गुनगुनाने लगा। मैं थोड़ा सा गुनगुना पाया ही था कि अचानक मेरी बाइक के नीचे कुछ आ गया और मेरा संतुलन बिगड़ गया। किसी तरह खुद को और बाइक को संभाल पाया और नीचे उतरकर बाइक के टायर की जांच करने लगा, पर खुशकिस्मती से टायर सही सलामत थे। मैंने ध्यान दिया कि शहर जाने के लिए लगभग आधा रास्ता तो पार कर चुका हूँ और इस वक्त जंगल के बीचों बीच इस रास्ते पर हूँ। मुझे प्यास लगने लगी थी तो गाड़ी खड़ी कर पास बहती नदी में पानी पीने बढ़ गया। मैं हाथ में पानी लेकर पीने लगा ही था कि मुझे आभास हुआ कि कोई झाड़ियों के आसपास मौजूद है। तभी मेरे कानों में आवाज़ गूंजी। ये वही गाना था जो अभी मैं कुछ देर पहले गुनगुना रहा था। मैं हैरानी से आवाज़ के स्रोत को खोजने की कोशिश करने लगा, पर धीरे धीरे वो गाने की आवाज़ और तेज होती गई। तभी मुझे मेरी दाईं ओर एक औरत का साया स्पष्ट होता दिखा। कुछ ही देर में एक लड़की बंजारन की वेशभूषा में मेरे सामने आ रुकी। मैं सोच में पड़ गया कि ये लड़की है कौन और इस वक्त जंगल में क्या कर रही है। मेरे पूछने से पहले वो ही बोल पड़ी, मुझे जंगल के पार उस गांव में जाना है, आप अपनी गाड़ी से पहुंचा देंगे बाबूजी? तो मैं बोल पड़ा, पर तुम हो कौन और इस वक्त रात में इस जंगल में क्या कर रही हो, और वो गाना क्यों गुनगुना रहे थे? तभी वो बोली, वो मेरी पसंदीदा फिल्म है और आपको इस फिल्म का गाना गाते सुन रहे थे। आपने वो गीत अधूरा ही छोड़ दिया तो बस उसे ही पूरा कर रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, पर तुम हो कौन, ये तो बता दो, या फिर सिर्फ गाना ही गाती जाओगी? मैंने हंसते हुए पूछा, जी मेरा नाम वैदेही है और मैं नदी के किनारे मंदिर के सामने लकड़ी के कारखाना जो है ना, वहीं मेरे पिताजी को खाना देने आई थी। वो वहीं पर काम करते हैं। घर पर मेरा 5 साल का छोटा भाई अकेला है। आपकी गाड़ी यहीं दिखी तो सोचा आप जल्दी घर पहुंचने में मेरी मदद कर सकें, बस इसलिए आपकी ओर चली आई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मासूमियत और आकर्षण था, पर घूंघट की वजह से मैं उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। फिर मैंने उसे गाड़ी पे पीछे बैठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अभी कुछ दूर ही पड़ी होगी मेरी बाइक
कि एक हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैंने चेहरा घुमाकर बचने की कोशिश की और फिर सीधा हो बाइक चलाने लगा। तभी मेरी नज़र बाइक में लगी साइड मिरर के कांच पर पड़ी और मैं डर से सिहर उठा। हवा के झोंके के कारण वैदेही का घूंघट हट गया था और एक बहुत ही खौफनाक चेहरा मुझे साइड मिरर में दिख रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम सफ़ेद थी और चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे। उनमें से सुर्ख लाल खून रिस रहा था। सब मिलकर एक बहुत ही भयानक सूरत थी। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैं पीछे मुड़कर देखने का जोखिम नहीं ले पा रहा था। तभी वो भयानक आवाज़ के साथ हंसने लगी। क्या हुआ बाबूजी, आपकी हालत यूं खराब क्यों हो रही है? उसने एक सितकार भरी आवाज़ में पूछा। फिर उसने जो कहा वो बात और भी ज़्यादा भयानक थी। डरो मत बाबूजी, अभी आपको और कुछ नहीं होने वाला। आपके और आपके परिवार के पास अभी 14 दिन का वक्त है। आने वाले अमावस को आप ही अपने परिवार को ख़त्म करेंगे, चिंता मत कीजिए। ये सुनकर मेरी हिम्मत टूट गई। मेरे हाथ पांव एकदम से कंपकंपाने लगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि ये औरत कोई इंसान नहीं बल्कि ये कुछ और ही बला है। मेरे हाथ कंपकंपाने लगे और इस वजह से बाइक पर से मेरा संतुलन बिगड़ा और बाइक एकदम से घसीटती हुई रास्ते पर धड़ाम से जा गिरी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे वहाँ किसने पहुँचाया मुझे ये तक याद नहीं। रमेश की ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद दरवाजे पर खड़े दादाजी भी सुन रहे थे। दादाजी ने रमेश के करीब आते हुए पूछा, रमेश, उस औरत ने तुझे कहीं छुआ था अपने हाथों से? इस पर रमेश ने कहा, हाँ, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था बाइक पर बैठते वक्त। ये सुनकर दादाजी ने जल्दी से रमेश की कमीज़ उतारी और फिर उसके कंधे की ओर देखा तो वहाँ पर एक अजीब सा घाव जैसा निशान बन चुका था। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रमेश को ये घाव हुआ कब। रमेश ने भी अभी तक अपने कंधे को सही से देखा नहीं था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दादाजी ने सुरेश को कहा, सुरेश, जल्दी से बाइक निकाल, हमें कहीं जाना है। जिसके बाद सुरेश और दादाजी तुरंत ही बाइक से निकल पड़े। रास्ते में जाते वक्त सुरेश ने दादाजी से पूछा तो फिर दादाजी ने बताया कि दरअसल वो औरत वो एक बहुत ही खतरनाक डायन थी। वो मर चुकी है, वो आत्मा है, मगर जब वो जिंदा थे तब वो एक बहुत ही भयानक डायन थे। उसकी शक्ति अपरंपार थी। उसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं था। वो मरने के बाद भी गांव वालों को परेशान करती रहती है, खासकर उस रास्ते पर जाने वाले लोगों को और खासकर तो मर्दों को। जिसके बाद सुरेश ने उस घाव के बारे में पूछा तो दादाजी ने बताया कि दरअसल वो कोई घाव नहीं बल्कि उस डायन का ही श्राप है। दरअसल वो श्राप यानी कि वो डायन जिसको भी छू दे उसके बाद अगली अमावस तक वो इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है और फिर वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी ख़त्म कर डालता है। बहुत ही बेरहमी से ऐसा कई लोगों के साथ हुआ था, इसीलिए तो अब लोग उस रास्ते पर कभी नहीं जाते हैं। ये सुनकर सुरेश की भी हवा टाइट हो गई।
उसे भी अब डर लगने लगा। वो लोग जल्दी से दादाजी के कहे मुताबिक एक तांत्रिक के पास पहुंचे। दादाजी ने सारी बात उस तांत्रिक को बताई और फिर उस तांत्रिक को लेकर वो लोग घर पहुंचे। तांत्रिक ने घाव को देखा और फिर उसने बताया कि ये 3 दिन हो चुका है, यानी कि अब अमावस आने में अभी और 11 दिन बाकी हैं। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे पहले ही बुला लिया। जिसके बाद तांत्रिक ने रमेश की पीठ पर कुछ किया और फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में रमेश का वो घाव भर गया और फिर वो उसका कंधा बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। यार बहुत रात हो गई है, थोड़ा जल्दी बाइक चला। अनिकेत ने अपने दोस्त राजेश को कहा। तो इस पर राजेश ने कहा, यार जल्दी ही तो चला रहा हूँ, ये रास्ता सही नहीं है, ज़्यादा तेज़ चलाना ऊपर से रात के वक्त सही नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा संभल कर ही चलते हैं। वैसे भी रात ही तो हुई है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो इस पर अनिकेत ने कहा, यार तूने सुना नहीं है क्या, ये रास्ता क्या। तो इस पर अनिकेत ने वापस से बोलना जारी रखा। दरअसल लोग बोलते हैं कि ये रास्ता रात के लिए सही नहीं है, यहाँ पर आत्माएं भटकती है। इस पर राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे क्या यार, तू भी ये क्या इन सब बातों पर यकीन करता है, पागल है क्या। भूत प्रेत आत्मा ये सब बस दिमाग का वहम है, ये सब कुछ नहीं होता, चल चुपचाप। जिसके बाद राजेश ने आराम से बाइक चलाना जारी रखा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसका अंदाज़ा रास्ते की खामोशी और सन्नाटे को देखकर साफ पता लगाया जा सकता था। रास्ते के दोनों तरफ जंगल झाड़ियाँ थे, इसलिए चांद की रोशनी भी रास्ते पर सही से पहुंच नहीं पा रहे थे। बस बाइक की हेडलाइट की रोशनी ही थी जो उस रास्ते पर उन लोगों की सहारा बनी हुई थी। राजेश बाइक को चलाते हुए तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। ठंड का मौसम था और राजेश को काफ़ी ठंड भी लग रहे थे। तभी उसने अनिकेत से कहा, यार थोड़ी देर तू बाइक चलाएगा क्या, मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। इस पर अनिकेत ने कहा, यार मैं चला लेता बाइक, मगर वो क्या है कि मुझे सही से चलाना नहीं आता। तो इस पर राजेश ने वापस से कहा, क्या बे, अगर नहीं चलाना तो सीधा बोल कि डर लग रहा है, या बहाना क्यों मार रहा है। जिसके बाद राजेश ने वापस से बाइक चलाना जारी रखा। रास्ते पर उन दोनों के अलावा और कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर खामोशी और सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि वो लोग बाइक की आवाज़ के साथ ही साथ दूर कहीं से ट्रेन के गुजरने की आवाज़ भी साफ तौर पर सुन पा रहे थे। राजेश तेजी से अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक ही उसे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। इस पर राजेश ने अनिकेत से कहा, अबे वो सामने देख, ये बच्चा कहाँ से आ गया इस रास्ते पर। इस पर अनिकेत ने कांपती आवाज में कहा, भाई भाई मैंने कहा था ना कि ये रास्ता। इस पर राजेश ने कहा, अबे चुप, ये बच्चा है यार, कोई भूत थोड़ी है, हमें उतर कर देखना चाहिए, हो सकता है कि इसे हमारी ज़रूरत हो। इस पर अनिकेत ने साफ मना किया, मगर राजेश नहीं माना। वो उतरकर उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी वो उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी इतनी देर से सिर झुकाए खड़ा वो बच्चा एकदम से उसने अपना सिर राजेश की तरफ ऊपर उठाया। तो राजेश उसका चेहरा देखकर डर के मारे एकदम से नीचे गिर पड़ा। उस बच्चे का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था
उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और उसका मुंह इतना बड़ा था जितना बड़ा एक इंसान का हो ही नहीं सकता। वो बच्चा एकदम से जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ पूरे फिजा में गूंज रहे थे। उसकी मोटी और कर्कश आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं है बल्कि वो कुछ और ही भला है। जिसके बाद अनिकेत भागता हुआ राजेश के पास आया और उसे उठाने लगा। राजेश को उठाकर वो वापस से बाइक के पास आया। उन दोनों ने बाइक घुमाई और वापस से वहीं पहुँचे जहाँ से वो लोग अपने घर जाने के लिए निकले थे। उन लोगों ने पूरी रात वहीं उस फार्म हाउस पर ही बिताई, अपने दोस्त के फार्म हाउस पर। और फिर अगली सुबह ही वो लोग वापस से अपने घर जाने के लिए निकले। मगर उन दोनों को आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो बच्चा वो सब था क्या। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।